भारत का आईटी सेक्टर, जिसका हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान है, जो सिर्फ एक नौकरी का जरिया ही नहीं, मिडिल क्लास फैमिली का सपना है, उसकी सफलता का टिकट है। अब इस सेक्टर के अच्छे दिन खत्म होते दिख रहे हैं और साथ ही साथ हमारे मिडिल क्लास फैमिली का सपना। पिछले एक साल में 32,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज को आईटी सेक्टर से निकाल दिया गया है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान टीसीएस का रहा है, जो 12,000 एम्प्लॉइज को एक साथ निकाल दिया। इसके पीछे दुनिया एआई को कोस रही है, लेकिन एआई ही एक इकलौता रीजन नहीं है। इसके पीछे ग्लोबल पॉलिटिक्स है, खुद ये आईटी कंपनीज हैं, यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वो लोग हैं जो निकाले गए, और कहीं ना कहीं उसमें इंडियन पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं। इसका असर सिर्फ एक सेक्टर को नहीं पड़ेगा, भारत के रियल एस्टेट सेक्टर को भी पड़ेगा, यहाँ के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी पड़ेगा, भारत की जीडीपी को पड़ेगा और इकोनॉमी को भी पड़ेगा। अगर आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप आईटी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत का आईटी सेक्टर की शुरुआत कहाँ से हुई, आज वो इतनी बुलंदियों तक पहुंचा कैसे, अब गिर क्यों रहा है, उसका असर क्या पड़ने वाला है, उसके पीछे कौन जिम्मेदार है और इसका सलूशन क्या होने वाला है। तो नमस्कार, मेरा नाम है अभ्युदय मिश्रा, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ बिजबस क्रिएशंस, वेयर वी इनोवेट एंड इंटीग्रेट एवरी डे। तो बात करते हैं कि इंडियन आईटी सेक्टर की शुरुआत कहां से हुई और वो उतने बुलंदियों तक पहुंचा कैसे। तो आज से करीब 26-27 साल पहले 98-99 के आसपास 2-2.25 लाख लोग इस इंडस्ट्री में काम किया करते थे, और फिर आ रहा था ईयर 2000 जो ला रहा था Y2K क्राइसिस। अब क्या है ये Y2K क्राइसिस, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। तो हुआ ये कि उसके पहले जितने भी कंप्यूटर बने थे, उसमें जितने भी प्रोग्राम्स लिखे गए थे, जितने भी कोड लिखे गए थे, वो सारे बाइनरी में लिखे गए, यानी कि जो ईयर का सेक्शन था उसमें 2 ही डिजिट लिख सकते थे, यानी कि जब 2000 आता तो उसमें 00 ही लिख सकते थे। और अगर उस टाइम पे 00 लिख देते तो सारी चीजें तहस नहस हो जाती, क्योंकि कंप्यूटर खुद कंफ्यूज हो जाता कि वो 1900 समझेगा या 2000। उस टाइम पे विदेश के जितने इंजीनियर थे सब में हाहाकार मच गया कि अब ये कोड लिखेगा कौन। इतने सारे कोड थे कि उसको लिखने के लिए हजारों इंजीनियर्स लगने वाले थे और उन इंजीनियर्स की कॉस्ट लाखों करोड़ों में जाने वाली थी। तो उस समय भारत की आईटी कंपनीज ने बोला कि हम इंजीनियर्स को हायर करेंगे और हम जिम्मा लेते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम ही सॉल्व करेंगे। फिर क्या था, भारत ने बोला जिम्मा हम उठाएंगे, लगातार इंजीनियर्स की हायरिंग शुरू किया और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके पूरे विश्व में भारत ने अपना डंका बजाया। तो जी फिर क्या था, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज को समझ में आया कि इंडिया में पोटेंशियल भी है, और सबसे जरूरी बात, यहाँ पे इंजीनियर्स सस्ते में मिल जाते हैं, तो प्रोजेक्ट्स की लाइन लग गई। फिर प्रोजेक्ट्स आया तो दबा के हायरिंग शुरू हो गई, इंजीनियर्स की होड़ लग गई, और फिर शुरू हुआ भारत के आईटी सेक्टर का गोल्डन पीरियड, जब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज ने इंडिया को प्रोजेक्ट्स देना शुरू किया, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो चुका था कि इंडिया के अंदर भी पोटेंशियल है, और साथ ही साथ ये उनके लिए फायदे का सौदा था, क्योंकि यहाँ काम उनका सस्ते में हो रहा था। जब प्रोजेक्ट्स आए तो इन कंपनीज में दबा के हायरिंग शुरू हुई, क्योंकि हर कंपनीज को ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ना शुरू हुई, और इसी समय इंजीनियरिंग कॉलेज की बहार आई। अब हर माँ बाप यही चाहते थे कि उनका बेटा इंजीनियर बने, क्योंकि इंजीनियर बनेगा तो एमएनसी में जॉब लगेगी, अच्छी जगह बैठेगा, घर भी लेगा, गाड़ी भी लेगा। तो कुल मिलाए इंजीनियर या आईटी में जॉब लगना यानी सफलता की गारंटी। अब हर घर में एक ही बात हो रही थी, कैसे लड़के को इंजीनियर बनाया जाए। और फिर आई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की लहर, कोटा कोटा बन गया, लोग आईटी की तैयारी करने पहुंचना शुरू कर दिए। अब हर स्टूडेंट और पेरेंट्स को फ्यूचर ब्राइट दिख रहा था, लेकिन पिछले 4-5 सालों में ये चमक फीकी पड़ती दिख रही है, और आने वाले समय में ये सिचुएशन और भी खराब होने वाली है। इंडियन आईटी सेक्टर जो पिछले 20 से 25 सालों में एवरेज 20 से 30% की ग्रोथ दे रहा था, वो आज एक्सपेक्टेड है 4 से 5% केवल। लोगों को ये मानना था कि आईटी सेक्टर में कभी डाउनफॉल आ ही नहीं सकता, बाकी सेक्टर भले ही ऊपर नीचे हो जाए लेकिन आईटी सेक्टर को कोई हिला नहीं सकता है। लेकिन ये पिक्चर आज पूरी तरीके से बदलती हुई दिख रही है। पिछले 2-3 सालों में इस सेक्टर में ना के बराबर हायरिंग हुई है, और जो लोग काम कर रहे हैं उनकी भी नौकरी खतरे में ही है। तो चलिए अब ये भी बताते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं उसकी जिसके ऊपर सारा इल्जाम रखा जा रहा है,
यानी कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये बात थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन सत्य यही है। इंडिया की आईटी कंपनीज जो भी अभी तक प्रोजेक्ट उठा रही थी, वो कोई कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स नहीं थे। वो बेसिक कोडिंग, बेसिक टेस्टिंग और बेसिक कस्टमर सपोर्ट का काम करते थे। अब एआई आ गया है और एआई का कहना है कि भाई हम कोई कॉम्प्लेक्स काम तो नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन तुम्हारे बेसिक छोटे मोटे काम जो होते हैं वो तो हम खुद ही सॉल्व कर ले जाएंगे। तो जब ये काम एआई खुद सॉल्व कर ही रहा है तो आपकी क्या ज़रूरत। तो कुल मिलाए बात इतनी है कि बाहर के इंजीनियर्स जिस काम को नहीं करना चाहते थे, जो उनके लिए छोटे मोटे काम थे, वो हमारे इंजीनियर्स को दे दिया गया था। तो भाई साहब, अगर आज तक सिर्फ बेसिक स्किल्स पे ही आप बैठे हुए हैं और अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, तो हाँ, एआई आपको रिप्लेस कर भी चुका है, आगे और करेगा और आपकी नौकरी आने वाले समय में फिर से खतरे में आएगी ही आएगी। तो जी, ये तो हो गई एआई की बात। अब बात करते हैं अन्य कारणों की जिसकी वजह से आपकी आईटी सेक्टर खतरे के घंटियों से जूझ रही है। अब बात करते हैं दूसरे कारण की। तो आज की डेट में यूएस में जिसकी सरकार चल रही है, आप तो जानते ही हैं, वो भाई साहब का ये कहना है कि ऑलरेडी एआई आ चुका है, यहाँ के इंजीनियर्स की ऑलरेडी जॉब जा रही है और आप बाहर आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। तो अभी तक यूएस में आउटसोर्सिंग करने से टैक्स बेनिफिट्स मिलते थे, पर अब इसका टोटल उल्टा हो रहा है। अब अगर आप आउटसोर्सिंग करते हैं तो वहां की गवर्नमेंट टैक्स बेनिफिट नहीं देगी, बल्कि और पेनल्टी लगाएगी आपके ऊपर। बात की जाए इन प्रोजेक्ट्स की साइज की, तो करीब करीब 60% तक के प्रोजेक्ट्स जो आते थे वो यूएस से ही आते थे। तो अब वो तो आने से रहे, अगर आएंगे भी तो बहुत लिमिटेड आएंगे। दूसरे जो मेजर प्रोजेक्ट्स आते थे वो आते थे यूरोप से। यूरोप की हालत ऐसे ही खराब चल रही है, वहाँ खुद मंदी चल रही है, तो वहाँ से भी प्रोजेक्ट्स कम होते जा रहे हैं। एआई आ ही चुका है, वो कह रहे हैं या तो एआई से करा लेंगे, नहीं तो यहाँ के लोगों से करा लेंगे। तो ऐसे भी जो प्रोजेक्ट्स आने वाले थे उसमें करीब करीब 40% फीसदी की कमी ऑलरेडी हो चुकी है। तो आपकी क्या जरूरत, खतरा आपकी जॉब पे मंडरा रहा है। अब बात करते हैं आईटी कंपनीज की, जो खुद भी जिम्मेदार है। कैसे, अभी बताता हूँ। तो देखिए, इन आईटी कंपनीज का वर्किंग मॉडल पहले समझिए। ये बाहर की कंपनीज को अप्रोच करते हैं और कहते हैं भैया जो भी प्रोजेक्ट हो सस्ते मुफ्ते तुम लाके हमें दो, हम उसके लिए आदमी लगाएंगे और आपका प्रोजेक्ट इतने समय में करके दे देंगे। यानी कुल मिलाए ठेके पे काम करते हैं। अब इन कंपनीज ने आपको हायर किया, आपको बेसिक आते थे, आपसे उन्होंने काम लिया, ना उन्होंने आपकी कभी अपस्किल पे काम किया, ना आपको कुछ सिखाया। इसके पीछे 3 कारण। पहला कारण, अगर आपको सिखाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप डिमांड करेंगे ज़्यादा सैलरी, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है। दूसरा ये कि सिखा के फ़ायदा ही क्या, भाई जितना काम आ रहा है उतना काम आपको आता है, तो उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और तीसरा कारण कि अगर आपको ये सारे एडवांस लेवल के काम समझा देंगे, सिखा देंगे, तो ये बेसिक लेवल के काम करेगा कौन। तो इन कंपनीज का माइंडसेट सिंपल था कि सर्विस इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं, सिर्फ बेसिक सर्विस देंगे, उसका पैसा उठाएंगे। इसके अलावा डेवलपमेंट पे कभी उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। करोड़ों रुपए की कंपनी बना दिया, लेकिन 1% भी उसका डेवलपमेंट पे अगर लगा दिया होता या रिसर्च पे काम कर रहे होते, तो आज जो आप लोगों की नौकरी गई है वो आप लोग अपस्किल हो चुके होते। तो अब सर्विस के प्रोजेक्ट्स तो बहुत रेयर बचे हुए हैं। अब इन कंपनी के पास एक ही ऑप्शन है, वो है डेवलपमेंट पे काम करना, जो अभी शुरुआती दौर है। कितना साल लगेगा, क्या डेवलप करेंगे, उसमें कितनी रिक्वायरमेंट्स आपकी रहने वाली है, क्या आपके पास वो स्किल है कि आप कुछ डेवलप कर पाएँ या ना कर पाएँ, ये एक सवाल है। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस की, जो पूरी तरीके तो नहीं लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो है। जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको 2025 में भी वही लैंग्वेज सिखाई जा रही है जो 98-99 में लोग सीख चुके हैं। C++, जावा, ये कौन सी लैंग्वेजेस है, ये कहाँ यूज हो रही हैं आज की डेट पे, लेकिन कॉलेजेस यही सिखा रही हैं आज भी। IIT इंस्टीट्यूट और 100-200 बड़े इंस्टीट्यूट के अगर नाम हटा दिए जाए तो हर जगह यही चल रहा है। 75% अटेंडेंस मांग रहे हैं आपसे, क्लास जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, सेमेस्टर के 50-50 असाइनमेंट आपको दे दिए जा रहे हैं, और उसके अलावा कोई डेवलपमेंट, कोई नई स्किल पे वो भी नहीं काम कर रहे हैं। लेकिन करें भी क्यों, आईटी कंपनीज को जो चाहिए उतना आपको वो सिखा दे रहे हैं, और नहीं भी आता है तो वहाँ जाएंगे, आपको 3,20,000 का पैकेज मिलने वाला है, आप वहाँ बैठ के दिन रात कोडिंग करेंगे और उसके बाद आपका काम तमाम। पिछले 6 सालों में 500 से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद हो चुके हैं इन्हीं रीजंस की वजह से, और आगे अभी और भी होने वाले हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और ये सोच रहे हैं अब जब नौकरी ही नहीं रहेगी तो आप इंजीनियरिंग करेंगे ही क्यों, ये बड़ी बड़ी IITs की तैयारी क्यों करेंगे, एंट्रेंस के लिए कोचिंग क्यों करेंगे, सवाल ये है कि अब आगे क्या करेंगे। तो भाई साहब, आप ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ ये तो आईटी सेक्टर का ट्रबल है, हमें इससे क्या करना, लेकिन मतलब आपको भी है, मतलब हमारे इंडियन इकोनॉमी को भी है, हमारी GDP को भी है,
जो हमारी सरकार 5 ट्रिलियन का टारगेट लेके चल रही है, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारी इंडियन आईटी इंडस्ट्री का भी है। टोटल 7 से 8% का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में हमारे इंडियन आईटी इंडस्ट्री का ही है। इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता है उसका करीब करीब 25% इंडियन आईटी सेक्टर से ही होता है। सर्विस एक्सपोर्ट का 40% आईटी से ही है। तो अगर इस सेक्टर को मुश्किल आई तो इंडिया के रियल एस्टेट पे भी मुश्किल आएगी, क्योंकि यही लोग हैं जो बाहर जाके घर लेते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे आएगी, क्योंकि यही लोग हैं जो गाड़ियां लेते हैं, यही लोग हैं जो किराए पे रेंट पे रहते हैं। तो इसका असर हमारी इकोनॉमी और जीडीपी दोनों पे ही आएगा। तो भाई बातें बहुत हो गई, अब आते हैं सोल्यूशन पे। पिछले 3-4 सालों से चाहे वो सोशल मीडिया हो गया, चाहे वो न्यूज चैनल हो गया, चाहे वो गूगल हो गया, हर जगह एक ही बात चल रही थी कि एआई आ रहा है, एआई आ रहा है। लेकिन आपने क्या सोचा, जब आएगा तब देखा जाएगा। अब जब आ गया तो देखा नहीं जा रहा है। तो 100 की सीधी एक बात, सोल्यूशन एक ही है। आपको आपका दुश्मन लग रहा है, आपको उसी से करनी पड़ेगी दोस्ती। एआई से हाथ मिलाइए, नए स्किल सीखिए और अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं चलेंगे, तो आपके पास जो स्किल है उसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, और जो है नहीं वो रिक्वायरमेंट में है। तो आप कुल मिला के ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं। तो या तो आप सीख लो या फिर इंडस्ट्री से बाहर हो जाओ और कुछ नया कर लो। अगर आपको लगता है कि आपको ये स्किल्स आपके कॉलेज के प्रोफेसर सिखाने वाले हैं, आपके सिलेबस में आने वाला है, तो उन पे निर्भर मत रहिए। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वो सिखाएंगे, जरूरी नहीं है। सीखना आपको खुद से है, आपकी खुद की इच्छा होनी चाहिए नई चीज सीखने की, उसको अडेप्ट करने की और डेली अपग्रेड होने की सोच होनी चाहिए। तो 100 की सीधी एक बात, इंस्टा पे रील्स स्क्रॉल करना कम करिए, ड्रीम 11 पे बैटिंग करना कम करिए, दोस्तों से लिमिटेड बातें करिए, घूमने फिरने पे टाइम थोड़ा कम इन्वेस्ट करिए, क्योंकि ये स्किल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको सीख लेंगे तो आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चलेंगे, नहीं सीखेंगे तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, नौकरी कैसे बचानी है और नई नौकरियों को कैसे पानी है, ये सब आपके हाथ में है। बात पते की लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों और साथियों के साथ शेयर करिएगा, और ऐसी और वीडियोस को अगर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।